हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ के बारे में, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी गिवन है कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, साथ साथ एनजीओस के रोल इसमें क्या है। तो उन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी ऐसे फेमस एनजीओस हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके क्या क्या मतलब ये कैसे सोसाइटी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको लेकर काम करते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आज की इस क्लास में लिखा है। ये बहुत ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं रहेगी आपकी, बट आपकी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस है। ठीक है, वैसे आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो भी इसके बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। इसमें कुछ ऐसे रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है, बस इसमें इनके जो भी काम होता है उन सब के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है रोल ऑफ एनजीओज। यहाँ पर सबसे पहले एनजीओ के रोल क्या होते हैं। जैसे सीबीडीएम है, यानी कि समुदाय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया था कि जो डिजास्टर, जब भी कोई आपदा आती है, तो जब आपदा आती है तो आपदा आने पर स्थानीय लोगों का जो सबसे ज्यादा योगदान होता है, आपको पता होगा किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है, स्थानीय लोगों का। ठीक है, तो स्थानीय में यहाँ पर जिस तरीके से कोई कम्युनिटी होती है, मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में क्या है, कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, तो जो ये समुदाय है ये भी क्या करता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर एक कोई कम्युनिटी रहती है, या आप किसी एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वहां के जो लोग होंगे वो जब इकट्ठे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसे ही क्या नाम दिया जाएगा, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, और इस लेवल पर जब हम डिजास्टर के लिए कुछ मैनेजमेंट करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहां के ही लोगों के द्वारा बनाया जाता है। और जब हम वो सब मिलकर मतलब जो डिजास्टर होता है उसके लिए जो मैनेजमेंट्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीबीडीएम के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट उसे हम उसके नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में ये लोगों का समूह होता है। कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों का क्या है, समूह होता है। यहाँ पर जो समूह है ये अलग अलग लेवल पर बनाए जा सकते हैं। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, यहाँ पर अब ये सीबीडीएम का मतलब मैंने लिखा है, भी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा भी दिया है कि सीबीडीएम क्या होता है। सीबीडीएम का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करे, डिजास्टर मैनेजमेंट को करने का काम करता है, एक ऐसा प्रबंधन जिसके सेंटर में समुदाय हो। ठीक है, ये सीबीडीएम में क्या होता है, जो समुदाय है वो क्या होता है, सेंटर में होता है। यानी कि एक समुदाय में बहुत टाइप के लोग हो सकते हैं, जैसे इसमें फार्मर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि इसका सेंटर कौन होगा, समुदाय होगा। इसमें जो मेन भूमिका निभाएगा वो कौन निभाता है, समुदाय निभाता है। आपदा जब कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो ये सब क्या करते हैं, मिलकर एक साथ इकट्ठे मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया तो ये हेल्प करेंगे। डॉक्टर क्या करेगा, जहां पर डिजास्टर आया तो डॉक्टर उन सबकी हेल्प करता है, उन सबकी मतलब जो भी हेल्थ वगैरह है, जो भी चोट वगैरह लगी है उन सबको देखेगा। फार्मर क्या पहुंचाएगा, उनके घरों तक, मतलब उन लोगों तक खाना पहुंचाएगा, उनके जहां पर कैंप होंगे या जहां पर भी वो रह रहे होंगे या जहां भी उन्हें चोट वगैरह लगी तो वहां तक उन्हें खाना पहुंचाने का काम फार्मर्स वगैरह का होगा। टीचर्स क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, अवेयर करेंगे कि आगे आपको इस तरीके से रहना है, ये करना है। तो ये सभी के सभी इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, सभी हेल्प करते हैं। तो आपदा रीजन में अब ये सभी क्या करेंगे, यहाँ पर किसी रीजन में ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं तो उस रीजन में क्या होगा, जो आपदा है वो क्या हो जाएगी, आपदा का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो डिजास्टर है उस रीजन में, वहां पर उसका जो असर है, जब भी कोई आपदा आएगी तो ये सब मिलकर क्या कर लेंगे, पहले ही मैनेज कर लेंगे। इन्हें किसी और की हेल्प की नीड नहीं होगी, सभी एक साथ क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे। तो वहां पर जो डिजास्टर का प्रभाव है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं भी करती है तो कम्युनिटी क्या कर लेगी, अपनी हेल्प खुद करेगी। ठीक है, खुद से क्या कर लेगी, मैनेज करेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट लेट पहुंचती है तो वहां के जो समुदाय होता है, वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वही क्या कर लेते हैं, उन सब चीजों को मैनेज कर लेते हैं। बाद में जो भी प्रशासन वगैरह होता है वो बाद में आता है। तो जब कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होगी तो हम क्या करेंगे, अपने स्तर पर, कम्युनिटी के बेस पर, कम्युनिटी स्तर पर डिजास्टर को मैनेज करने का काम करेंगे। यानी कि जब भी डिजास्टर आएगा तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे एरिया में क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो कम्युनिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
समुदाय आधारित प्रबंधन अपनी विभिन्न विशेषताओं से प्रबंधन को मजबूत बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि क्या करेंगे आप अपनी अलग अलग जो भी जिसके अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो क्या करेंगे उसके प्रबंधन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई ट्रेनर भी हो सकते हैं जो बहुत ट्रेंड होंगे, तो उनसे क्या होगा, प्रबंधन मजबूत बनेगा। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट वगैरह होती है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा, तो उससे क्या होगा, जिन्हें भी चोट वगैरह लगी होगी उनकी लाइफ बचाई जा सकेगी। आपदा के केंद्र बिंदु में समाज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपदा जो होती है, आपदा के सेंटर में किसे रखा जाता है, समुदाय को रखा गया है। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जानकारी वहां के लोगों को क्या होती है, अधिक होती है। तो यही मैंने बात आपको बहुत बार बता दी है, स्थानीय लोगों की क्या होती है, वहां पर भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर समाज को, समुदाय को ही सेंटर में रखा जाता है, किसी कम्युनिटी को सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी। आपदा से पूर्व और बाद के कुछ घंटे क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं किसी की भी लाइफ बचाने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जहां पर भी आपदा आती है, आपदा आई, आपदा से पूर्व और बाद के कुछ घंटे क्या होंगे, बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। जो भी उनकी लाइफ बचाई जाएगी, तो उसके लिए जैसे आपदा आई है, तो आपदा के समय में बहुत, मतलब मान लीजिए कहीं आपदा आई है और उस इंसान को कोई चोट वगैरह लग गई है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि मतलब उसे तुरंत किसकी जरूरत है, किसी न किसी फैसिलिटी की जरूरत है। तो गवर्नमेंट वहां तक क्या होगी, लेट पहुंचती है या नहीं पहुंच पाती है, तो वहां के समुदाय के लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी लाइफ को सेव करने का काम करेंगे। ठीक है, जितनी आसानी से समुदाय वहां पर हेल्प करेगा, उतनी आसानी से वहां पर गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पाएगी। किसी भी क्षेत्र में आपदा आती है तो उससे डैमेज होता है, वहां प्रभावित लोगों को जो जानकारी स्थानीय, क्योंकि यहाँ पर बस मैंने ये पॉइंट लिखा है कि मान लीजिए किसी भी एरिया में अगर डिजास्टर आया है, कोई भी ऐसा एरिया है जहां पर क्या आई है, आपदा आई है। ठीक है, आपदा आई है तो वहां के एरिया के लोगों को ही वहां की जानकारी सबसे ज्यादा होगी। जो प्रभावित लोग हैं उनकी जानकारी किसके पास होगी, वहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा होगी। बस यहाँ पर यही बात लिखी गई है। इसके बाद समुदाय आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय तंत्र, बार बार आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए उस क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय समुदाय द्वारा परंपरागत रूप से उन आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया गया होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यहाँ पर बस सिंपल से भाषा में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। मान लीजिए जो आपदाएं हैं वो आज से तो नहीं आ रही हैं, बहुत टाइम से आ रही हैं, बहुत पुराने समय से आ रही हैं। अब यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि जो भी आपदाएं आ रही हैं, पहले जो आपदाओं के निपटान के लिए काम किया जाता था, तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेकर उनकी पीढ़ी ने भी क्या किया, उस परंपरागत ज्ञान का अपनी आपदाओं को निपटाने के लिए यूज किया है। तो यहाँ पर परंपरागत रूप से जो आपदाओं का निपटारा करते थे, उसका प्रयोग आज भी पीढ़ी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो ज्ञान है, इनकी जो नॉलेज थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही बात लिखी है, परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं ये। ठीक है, तो समुदाय के लोग किसका यूज कर सकते हैं, परंपरागत ज्ञान का यूज करेंगे। उसे इन्होंने क्या रखा है, संरक्षित रखा है, यानी कि बचा कर रखा है। अब मान लीजिए किसी पेरेंट्स थे या किसी के कोई बच्चा है, ठीक है, जिसके दादा दादी मान लो आपदा के समय में उन्होंने कोई प्रबंधन किया होगा, फिर उनके पेरेंट्स ने वही काम किया, फिर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो वो भी क्या करेंगे, उसी परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करेंगे और आपदा से बचाने के लिए काम करेंगे। और यही ज्ञान क्या होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ट्रांसफर होता गया है। आपदा प्रबंधन, अब यही बात मैंने लिखी है कि परंपरागत ज्ञान से भी क्या किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। तो आपसे पूछ ले कि क्या परंपरागत ज्ञान का, जो परंपरागत ज्ञान है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो समुदाय जब यहाँ पर मैनेजमेंट करता है डिजास्टर को लेकर, तो वहां पर परंपरागत ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात लिखी है बस यहाँ पर मैंने। आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोग सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सहायता देते हैं। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियां आती है, कुछ कंडीशंस आती है, कुछ ऐसे मतलब चैलेंजेस आते हैं लोगों के सामने। एक तो आर्थिक चुनौती होती है, आर्थिक मतलब पैसे वगैरह की जब कमी हो जाएगी तो ये चुनौती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है, तो इसके लिए क्या होगा, समुदाय राहत कोष का गठन किया गया है। यहाँ पर एक समुदाय कम्युनिटी क्या होगी, इकट्ठी होगी और यहाँ पर क्या कहा गया होगा, एक फंड बनाया गया होगा। क्या होगा, एक फंड बनाया होगा, जैसे पीएम के नाम पर एक फंड बनाया गया, जिसमें लोग क्या करते हैं, आपदा आने पर अपनी मर्जी से कितना भी डोनेट कर सकते हैं, और वो किसकी हेल्प में लगाया जाएगा, लोगों की हेल्प के लिए लगाया जाता है। तो उसी तरीके से जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, तो यहाँ पर समुदाय राहत कोष का गठन किया जाता है। इसमें जो समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होगी कि आपको इसमें इतने पैसे जमा कराने हैं, इतने पैसे देने हैं। आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसमें फंडिंग कर सकते हैं, जितना आपका मन चाहे आप उतने पैसे इसमें मतलब इसमें जमा करा सकते हैं, जो बाद में आपदा आने पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए पहला चैलेंजेस तो ये आर्थिक चुनौती है, जिसका मतलब जिसका निपटारा या निवारण हम समुदाय राहत कोष बनाकर कर सकते हैं।
इसके बाद है यहाँ पर जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव में आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण एरिया है वहां पर जैसे जातिवाद और इन सब की समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके आधार पर लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, जाति के आधार पर लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। तो ये भी कम्युनिटी में, समुदाय में, मतलब मान लीजिए यहाँ पर इन लोगों को भड़का दिया आपदा आने पर, तो ये एक दूसरे को ही मारने पर उतारू हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आपदा खत्म होने की बजाय क्या होगी, और अधिक बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर ये सेकंड जातिगत भेदभाव भी इसका क्या हो सकता है, एक कारण, चुनौती हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के अनुसार वेदर में चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जो आपका सीजन है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए अब समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले जिस एरिया में मान लीजिए सूखे की समस्या थी, ये लोग किससे निपटारा करते थे, उस मौसम में सूखे से निपटारा करते थे। अब अचानक से क्लाइमेट चेंज के कारण उस एरिया में बाढ़ आ गई है, तो अब ये एकदम से इसको सही करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये किसका निपटारे के लिए बात करते थे, सूखे की समस्या से निपटारे की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एकदम से सूखे की जगह वहां पर बाढ़ आ गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, समुद्र का लेवल बढ़ गया है, पानी वगैरह की जो समस्या है, पानी वगैरह का जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। तो यहां से क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से जो लोग हैं वो इसके लिए क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज भी क्या हो सकती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां से अब लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से बाढ़ आ गई, तो लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ से लोग क्या करें, स्थानांतरित हो जाएंगे, इस जगह को छोड़कर कहीं और रहने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों को जो यहाँ की जानकारी थी, अब ये लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे, तो इससे इनका क्या होगा, स्थानांतरण भी हो जाएगा। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे लोगों को हम जागरूक करें, उन्हें शिक्षा दें, ठीक है, सामुदायिक राहत कोष बनाएं, जिससे कि इनको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब क्या की जा सके, सॉल्व की जा सके। आपदा प्रभाव को हम इससे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यही बात मैंने इसमें लिखी है। इसके बाद इसमें किसकी जरूरत होगी, महिला और पुरुष दोनों की भूमिका की जरूरत होगी। आपने देखा होगा कि कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर क्रिएट होता है, तो वहां पर पुरुष सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं इन्हें जो मतलब अगर कोई आपदा आई है, कोई महिला इमोशनल हो गई है, या फिर वो आपदा को देखकर थोड़ी डर गई है, तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि वो, इसीलिए जो पुरुष है ना वो थोड़े से ज्यादा मतलब जो आपदा आती है उसके समय में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम दोनों को ही इक्वल ट्रेन करेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग देकर दोनों की भूमिका इसमें शामिल करेंगे, ताकि ये दोनों क्या कर सके, मिलकर काम कर सके, ठीक है। जहां पर एक इंसान काम कर रहा था, अब वहां पर महिला भी शामिल होगी, तो यहाँ पर मिलकर दो लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है उसको क्या किया जा सकेगा, अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, स्कूल से कॉलेज लेवल पर एजुकेशन पहुंचाएंगे। यहाँ पर क्योंकि स्कूल होता है, कॉलेज लेवल है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, अलग अलग, जैसे यहाँ पर लोगों को पहले अवेयर करेंगे, जो बच्चे होंगे उन्हें अवेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से ही बच्चे क्या जाएंगे, बड़े होकर आगे किसी न किसी फील्ड में जाएंगे, बड़े होंगे। तो यहाँ पर बच्चों को पहले से ही आपदाओं के बारे में जानकारी होगी, उन्हें यहाँ पर पहले से पता होगा कि आपदाओं से कैसे निपटना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे थे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर। यहाँ बस अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें हैं और यही आपको जाननी है। यहाँ पर इसमें और कुछ ज्यादा बातें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद है रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एनजीओ होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट है, सरकारी नहीं है, ठीक है, जो किसी न किसी की हेल्प से बनाए गए हैं, उनका इसमें क्या रोल होगा। एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संगठन है, यानी कि सरकारी संगठन नहीं है। ये क्या करता है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये लोगों को इकट्ठा करेगा। एनजीओ में क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जिसका मन करता है वो क्या कर सकता है, एनजीओ में शामिल हो सकता है, उससे लोगों की मदद कर सकता है। तो यहाँ पर इस संगठन से लोगों को जोड़ने का तथा उनकी सहायता करने का प्रयास किया गया है। जिन्हें भी हेल्प की नीड है तो इसमें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा और ये लोग क्या करेंगे, आगे जाकर सहायता करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर स्थानीय लोग। स्थानीय लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों की भूमिका हो सकती है। आपदा, यहाँ पर किसकी बात कही गई है, जैसे आपदा आती है, आपदा से पहले की बात होगी और आपदा के बाद हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन सब की बात इसमें कही गई है। इसके बाद यहाँ पर है आपदा पूर्व प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका, यानी कि आपदा से पहले जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसमें एनजीओ क्या भूमिका निभाता है। योजना का निर्माण, ये जो एनजीओ है ये क्या करते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करता है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करते हैं। यहाँ पर रिसर्च जरूरी है, यानी कि ये पहले देखेंगे कि यहाँ पर अगर पहले आपदा आई है तो वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए थे। इससे क्या करेंगे, वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं और क्या करते हैं, लोगों में जागरूकता लाने का काम करते हैं।
तो यहाँ पर यही बातें मैंने लिखी हैं कि रिसर्च जरूरी, यानी कि आपदा प्रभाव में कितने लोग प्रभावित हुए ये सब जानना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, यहाँ पर प्लानिंग बनाना। और यहाँ पर ये बात कही गई जागरूकता लाएंगे तथा आपदा चेतना प्रणाली क्या होगी, विश्वसनीय होगी। यानी कि जो भी यहाँ पर जो आपदा को लेकर जो चेतावनी दी गई है वो कैसी होगी, ट्रस्टेबल होगी। ये नहीं है कि झूठी अफवाहें फैला देंगे, ये ऐसी होनी चाहिए कि विश्वसनीय, लोग उस पर क्या कर सके, विश्वास कर सके। तो ऐसे क्या होगी, यहाँ पर चेतावनी प्रणाली विश्वसनीय होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जागरूकता होगी, आपदा प्रणाली पर विश्वसनीयता लाने का काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे ताकि ये जान सके कि यहाँ पर लोगों को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये प्लानिंग बनाएंगे। एनजीओ क्या काम करता है, जो एनजीओ है वो विशेष प्रोग्राम चलाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाटक भी चलाए जाते हैं इनके द्वारा। जैसे आप जब कॉलेजेस वगैरह में पढ़े होंगे तो आपके कॉलेज में इस तरीके के एनजीओ वाले जो आपदा डिजास्टर के टाइम पर मतलब इस तरीके के जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ टीम मेंबर होते हैं, आपके कॉलेज वगैरह में आए होंगे। तो उन्होंने एक नाटक किया होगा जिसके थ्रू उन्होंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे कॉलेज में भी इसी तरीके से उन्होंने नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि मान लीजिए इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रशिक्षण का काम देते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। एनजीओ में क्या होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को। नाटक के माध्यम से लोगों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आपदा मिटिगेशन तथा निवारण में एनजीओ की भूमिका, जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन क्या होता है, आपदा के कारण जानकर उनको क्या करना, दूर करना। ठीक है, यही क्या होगा, मिटिगेशन, और ये सबसे पहले किया जाता है। आपदा आने से पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके निवारण जान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिटिगेशन है। आपदा के बाद आपदा प्रबंधन में एनजीओ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन से पहले की बातें हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में एनजीओ की, मतलब आपदा आने के बाद जो एनजीओ की भूमिका है वो इसमें क्या क्या है। जो एनजीओ है ये क्या करते हैं, बचाव और राहत का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बचाव और राहत कब किया जाता है, आपदा आने के बाद में ही किया जाता है। आप लोगों को बचाते कब है, जब आपदा मतलब आपदा के बाद ही उसे बचाया जाएगा। राहत कार्य भी उसके बाद लगाए जाते हैं, कैंप वगैरह भी उसके बाद लगाए जाते हैं। आपदा से बचाने के लिए हमें वर्क फोर्स की नीड होगी, मतलब सबसे बड़ी मात्रा में क्या होती है, फोर्स की नीड होती है जो क्या करेगी, आपदा आने पर हमारी सहायता कर सकती है। तो ये एनजीओ जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस कमी को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने काम में क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो एनजीओ क्या करता है, इसको दूर करने का काम करता है। राहत कैंप में एनजीओ की भूमिका, मतलब जो राहत कैंप है उनमें भी एनजीओ बहुत भूमिका निभाता है। एनजीओ क्या करता है, दवाई उपलब्ध कराता है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएगा, ट्रेन लोगों की कमी को ये पूरा कर देता है। आपदा के समय ये खाने दवाई को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपदा क्रिएट होती है तो क्या हो जाती है, एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो ये जो एनजीओ होते हैं ये क्या करते हैं, वहां पर हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं कि यहाँ पर कि किसी एरिया में क्या ना हो, भगदड़ ना मचे, और ये क्या कर सके, आसानी से इन्हें चीजें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है, अवेलेबल हो जाए, जिससे कि कोई भगदड़ नहीं मचेगी, और सारी की सारी चीजें जो एनजीओ के मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एनजीओ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो भीड़ भगदड़ वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है एनजीओ। एनजीओ को गवर्नमेंट क्या देती है, फंड देती है। मतलब एनजीओ को सिर्फ गवर्नमेंट ही फंड नहीं देती, इसको बहुत सारी जगह से फंड मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं तो इनको बहुत सारी फंडिंग होती है। इस फंड का यूज सभी चीजों में करके क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फंड का यूज कर सकते हैं, ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस फंडिंग से। और यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि जो एनजीओ में जो राहत राशि मिली है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलती है, अमाउंट मिलती है। और जब इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगी तो ये क्या कर सकते हैं, पीएम राहत कोष में उसे जमा करा सकते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसका यूज भी किस लिए किया जाएगा, लोगों की हेल्प के लिए किया जाएगा। बाकी एनजीओ वगैरह ऐसे करते नहीं है, अपनी फंडिंग अपने पास में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंडिंग को क्या कर सकते हैं, पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ टॉप एनजीओस के बारे में जो कुछ मतलब जो हमारे जो इंडिया लेवल है उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ये क्लास वैसे आपकी ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाली है, बस ये अंडरस्टैंडिंग बेस है कि आपको बस एक बार इसको रीड आउट कर लेना है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर है टॉप एनजीओ। टॉप एनजीओ में क्या आता है, रैपिड रिस्पॉन्स। ये एनजीओ का नाम है रैपिड रिस्पॉन्स। ये क्या है, इंडिया की शीर्ष मतलब टॉप में है ये, और ये पुरस्कार विजेता संगठन है, इसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसने आपदा प्रबंधन के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, तो आपदा रिस्पॉन्स और सेवाएं प्रदान करता है, पूरे इंडिया में क्या करता है, रिस्पॉन्स फोर्स देता है और सेवाएं प्रदान करता है, रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका ये क्या करेगा, जैसे भोजन उपलब्ध कराएगा, शिक्षा स्वास्थ्य इन सबको लेकर काम करता है। इसका नाम है रैपिड रिस्पॉन्स। इंडिया का टॉप क्या है, मतलब शीर्ष पर आता है, और इसे बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इसका नाम था रैपिड रिस्पॉन्स।
इसके बाद है सकल रिलीफ फंड, ये इंपॉर्टेंट है आपका सकल रिलीफ फंड। ये 1942 से इंडिया में एक्टिव है, यानी कि आपको जब आजादी नहीं मिली थी उससे पहले से ये काम कर रहा है। इसका नाम है सकल रिलीफ फंड। ये महाराष्ट्र समाचार पत्र द्वारा, मतलब ये जो महाराष्ट्र वगैरह है, महाराष्ट्र के समाचार पत्र के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये रिलीफ फंड है, एक तरीके से पैसा देता है, फंडिंग का काम करता है। महाराष्ट्र समाचार पत्र द्वारा देश में और अपने राज्य में वंचितों की हेल्प करना। ये क्या करता है किसी समाचार पत्र न्यूज़पेपर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये अब पूरे इंडिया में, इंडिया के साथ साथ अपने जो राज्य है उसमें क्या करता है, वंचितों की हेल्प करता है। इसका नाम है सकल रिलीफ फंड। तो ये फंडिंग देने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केयर इंडिया, ठीक है। केयर इंडिया किसके लिए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं और लड़कियों के लिए है, उनको सशक्त बनाने का काम करता है, वंचित या हाशिए पर है उनकी मदद करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत कार्य करने का काम करता है। इसका नाम क्या है, केयर इंडिया। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में मदद करता है, जो वंचित है, हाशिए पर है, उनकी हेल्प करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत कार्य करने का काम करता है आपका केयर इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले हमने रैपिड रिस्पॉन्स पढ़ा है, उसके बाद हमने ये महाराष्ट्र वाला सकल रिलीफ फंड पढ़ा, इसके बाद केयर इंडिया पढ़ा है। इसके बाद है स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन जो है ये बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, तो उनके लिए लॉन्च किया गया, उनके लिए आया है। इसका नाम है स्माइल फाउंडेशन। ये क्या करेगा, जैसे जैसे आपको पता है जो प्री मानसून होते हैं, प्री मानसून से पहले आपके जो असम में बाढ़ आती है, ठीक है, इसके कारण बाढ़ आ जाएगी, लैंडस्लाइड होगा, उनका सामना करेगा। तो जो स्माइल फाउंडेशन है वो क्या करता है, लोगों को कुछ सामग्री उपलब्ध कराता है। और ये कैसी सामग्री उपलब्ध कराता है, सूखा भोजन, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्वच्छता किट होती है और उसके साथ साथ आवश्यक सामग्री होती है वो सभी कौन उपलब्ध कराता है, स्माइल फाउंडेशन उपलब्ध कराता है। सूखे भोजन में ऐसा भोजन होगा जो आपका लॉन्ग टर्म तक चल जाए, ज्यादा जल्दी से खराब ना हो, ठीक है। तो स्माइल फाउंडेशन का काम क्या है, ये मानसून वगैरह के इसमें जब बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन आ जाता है, तो उस समय में क्या करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, उन्हें सूखा भोजन अवेलेबल कराएगा, स्वच्छता किट अवेलेबल कराएगा, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। तो इसका नाम है स्माइल फाउंडेशन। सॉरी ये रोज ही ऐसे चली जाती है हमारी स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद है हिंडराइज। हिंडराइज क्या है, ये जानवरों वगैरह के लिए काम करता है। हिंडराइज क्या है, ये संगठन जानवरों और देश के भीतर पीड़ित लोगों की मदद करने की दिशा में कार्यरत है, ठीक है। तो पीड़ित लोगों की हेल्प करता है। हिंडराइज किसके लिए काम कर रहा है, ज्यादातर ये जानवरों के लिए काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अदर एनजीओ मैंने लिखे हैं, जैसे ऑक्सफेम है, गूंज है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, रामकृष्ण मिशन है, अर्पण है, साई अंडमान निकोबार प्रेरणा शिक्षा ट्रस्ट है। ये सभी क्या है, अलग अलग एनजीओ है जो क्या करते हैं, आपदा आने पर हेल्प करने का काम करते हैं। एनजीओ के अधिकार को मतलब रद्द भी कर सकता है, उसे गारंटी, उसे मतलब एक तरीके से मान्यता भी दे सकता है। तो किसके पास अधिकार है, गृह मंत्रालय के पास में ये अधिकार है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने जाना है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे लोगों की भागीदारी होती है, एनजीओ क्या हेल्प कर सकता है, कौन से एनजीओ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो हमारी हेल्प करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस अब 3-4 क्लासेस ही रह गई आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है क्लासेस तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी, जिससे कि आपको वो अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से रहेगा नहीं, और इसमें से मुझे लगता है बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस नहीं दिया गया है। और जैसे आप जो HSCC TGT का एग्जाम हुआ था, वहां पर रोड सेफ्टी बहुत इजी लेवल का आया था, ईवीएस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़िएगा कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है ना वो मैंने आपको डीपली भी पढ़ाया, और मैं अब आपको फैक्ट बेस भी पढ़ा दूंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको भी करा दूंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप उनको भी कर जाइएगा। तो आपका जो डिजास्टर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।